यहाँ पे कुछ ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो न्यू मॉम के लिए ज़रूरी है ही। लेकिन कुछ माएँ, कुछ मॉम्स ऐसी होती है जिनके काफ़ी बच्चे भी होते हैं, जिनका इस तरफ ध्यान नहीं जाता। तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि ये किस हद तक ये चीज़ें करना काफ़ी सेंसिटिव साबित हो सकता है, किस हद तक ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पख्तलिश। तो फ्रेंड्स 9 मोस्ट कॉमन टिप्स है, चलिए शुरू करते हैं। और पहले जो कि नॉर्मल हमारे केसेस होते हैं, हम जो मॉम्स होते हैं या हमारे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, पहले उन्हीं से शुरू करते हैं, फिर जाके आहिस्ता आहिस्ता से सीरियस मामलात की तरफ जाते हैं। तो पहली जो चीज़ है वो है गेटिंग बेबी टू स्लीप। आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन यही है कि बेबी सोता नहीं, या तो बेबी सोता नहीं या जो पेरेंट्स होते हैं, मॉम्स होती है, वो बेबी की वजह से अपनी नींद डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं गेटिंग बेबी टू स्लीप, यानी बेबी को हम कैसे सोलाएं, क्या इन्वायरमेंट ऐसे करें कि बेबी अच्छी नींद सोए। तो ये चीज़ याद रखें कि बेबी जो बेली से आता है तो वहाँ पे उनके टेम्परेचर का भी ख्याल रखा जाता है, उनकी लाइटनिंग का भी ख्याल होता है। वहाँ पे कंप्लीट लाइटनिंग नहीं होती, हर चीज़ का ख्याल वहाँ पे ऑटोमेटिकली रखा जाता है। लेकिन इस दुनिया में बेबी आता है तो हम लोग ये समझते हैं कि बेबी को सुनाई नहीं देता, बेबी को लाइट से फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जब बेबी को शोर होता है या फिर लाइटनिंग ज़्यादा होती है तो बेबी सही से नहीं सो पाता। आप जस्ट ट्राई कर ले, बहुत से हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है कि आप क्या बात कर रही हो, बेबी को पहले 3 मंथ या 6 मंथ तक सोना ही नहीं देता, या फिर बच्चों को लाइटनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे को सब सुनाई देता है, सब फ़र्क पड़ता है, हाँ रिस्पॉन्स नहीं कर पाता। साथ ही साथ ये बिल्कुल भी जहन से निकाले कि बच्चों को शोर का पता नहीं चलता, जो कि एक न्यू बन होता है। बच्चों को अलग जगह पे सुलाया करें जहाँ पे बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए, कोई उसका बेड ना हिलाए। तो ये चीज़ें भी बच्चों की नींद को डिस्टर्ब करती हैं। अगर इस तरीके से बच्चों को सुलाएंगे तो बच्चे ज़्यादा टाइम तक और अच्छी नींद सोएंगे। ये भी याद रखें, कभी कभी बच्चे नींद में डर जाते हैं, वो कोई चीज़ चाहते हैं। बच्चों को अगर सख्त गर्मी में जैसे हम लोग उसको खुला छोड़ देते हैं, कुछ भी रखा करे, इधर उधर साइड पे रखा करे, बच्चे के ऊपर थोड़ा सा कपड़ा रखा करे, कुछ भी रखा करे, ताकि बच्चों को फील हो कि उनके साथ कोई है, ताकि बच्चों को डर ना लगे। अक्सर बच्चे डर जाते हैं, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। ये जो बात बता रही हूँ ये है छोटी सी बात, लेकिन ट्राई करें, समझने वाली बात है। तो बच्चों की नींद पर डिस्टर्ब नहीं होती जब वो खुद को कवर ढका हुआ फील करता है। अब आप ऐसा करें कि हमेशा से बच्चों के लिए ना तो फुल डार्कनेस रखें, ना फुल लाइट रखें, डिम लाइट रखें। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ तो मैं वॉशरूम लाइट ऑन करती हूँ, जो कि रूम में वॉशरूम होता है उनकी लाइट ऑन रखती हूँ, रूम की लाइट ऑफ रखती हूँ। अगर आप फुल डार्क रखते हैं, कुछ बच्चे फुल डार्कनेस में इरिटेट होते हैं, जैसे मेरे बेबीज इरिटेट होते हैं। सेकेंडली आपको फिर फीडिंग में मसला होगा, फीडिंग नहीं दे पाएगी। डिम लाइटनिंग में बच्चों को भी अच्छी नींद आती है, फीडिंग का भी आपको मसला नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट जो कि माँ का सर दर्द होता है, गेटिंग योर सेल्फ टू स्लीप। अब ये किस तरह की बात है? हमें हमारे बड़े ये सिखाते हैं कि जैसे ही बच्चा सोता है आप भी साथ में सोया करें, ताकि आप नींद पूरी हो आपकी। बहुत से लोगों को इससे चिढ़ होती है। शुरू शुरू में मुझे भी इस बात से चिढ़ होती थी जब मुझे ये कहा जाता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंसान समझ जाता है कि इसका मतलब क्या है। कुछ आपने प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना है बच्चों के साथ, कुछ आपने अपने साथ अपना टाइम टेबल सेट करना है, बच्चे का भी अपना भी। इसको समझना ज़रूरी है, यानी कि आप किसी गलत टाइम पे, कुकिंग का टाइम है, खाना बनाने का, या कोई और टाइम है, आप उस टाइम तो नहीं सो सकते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है तो उनकी नींद के टाइमिंग में, ड्यूरेशन में स्पेस ज़्यादा आ जाता है। तो कोशिश करें कि बच्चों को उस टाइम कभी ना सुलाएं जो आपकी नींद के टाइम से थोड़ा पहले हो, यानी घंटा 2 घंटा पहले हो। क्योंकि जब आपकी नींद का टाइम आएगा तो बच्चा अपनी नींद पूरी कर चुका होगा। तो उस वक्त कोशिश करें बच्चों को थोड़ा जगाया करें, किसी चीज़ में एंगेज किया करें, सुलाएं नहीं। जब आपकी नींद का टाइम हो तो उस टाइम जब ये सोएगा तो आप उसके साथ सोएगी ज़्यादा, फिर आप भी, आपकी नींद भी पूरी होगी। सराउंडिंग का भी ख्याल रखें, जैसे मैंने पहले बताया कि डार्कनेस होनी चाहिए। दिन के टाइम भी बच्चों के साथ अपनी नींद मस्ट पूरी किया करें, सिर्फ रात को नहीं, दिन के टाइम भी फ्री होके जब बच्चे की नींद का टाइम हो तब तक आप ख़ुद को भी फ्री करें और बच्चों के साथ आप भी सो जाया करें।
बच्चे को सुलाया करें। इस तरह आपकी नींद भी फिर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगी। थर्ड पॉइंट है कि बच्चे, जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे अक्सर औकात नींद में अचानक से जंप कर जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं। तो रेप करना ज़रूरी है। बच्चे जो जम कर जाते हैं, कांप जाते हैं और चीखने लगते हैं, ये कभी कभी बच्चा हाली हाली फील करता है या डर लगता है उनको। रेप करना इसलिए भी ज़रूरी है, रेप करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कभी कभी बच्चों को नींद नहीं भी आ रही है, आप उनको रेप करें, डायरेक्ट जमाई लेने लगता है। बच्चों को अच्छी नींद इससे आती है। जब भी आप सोने लगो बच्चों को उस टाइम रेप करो, बच्चा लंबी नींद सोता है। और रेप करना देसी लोग इसको बच्चों के मसल्स डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा समझते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि इससे मसल्स जो होते हैं वो शेप में रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं। तो रेप करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। पहले मसाज करे फिर रेप करे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन पूरा दिन कुल्ला डुल्ला बच्चा ना छोड़े। रेप करने के लिए ये भी बेहतरीन तरीका है कि न्यूबॉर्न बेबी है तो दिन में 3 से 4 दफ़ा करे। 3 मंथ के बाद बेबी को सुबह और रात को किया करें, और 6 मंथ के बाद 1 दफ़ा करे, या फिर अगर ना भी करे लेकिन 1 दफ़ा करे तो ज़्यादा बेहतर है रात को अच्छी नींद के लिए। फोर्थ पॉइंट जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम लोग बेबी को गलत तरीके से उठाते हैं, या तो हाथ पकड़ के उठाते हैं जिससे इनके जॉइंट्स को भी मसला हो सकता है। कभी कभी बच्चे को डायरेक्टली हम उठा लेते हैं तो उनके नेक मसल्स को भी मसला हो सकता है। बच्चों को जब भी उठाया करें उनके मसल्स का ख्याल रखा करें। न्यूबॉर्न बेबी सॉफ्ट होता है, वो इधर उधर हिलता है अगर आप उसे कहीं और जगह से उठाते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी को जब भी उठाएं उनके पीछे नेक और हेड के नीचे हाथ यानी सपोर्ट दिया करें, ताकि बच्चे के मसल्स में कोई दरार या कोई मसला ना आए, बैक सपोर्ट दिया करें। फिफ्थ पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के एम्बेलिकल कार्ड को भी जैसे इसमें हम 2 चीज़ें हैं। एक न्यूबॉर्न बेबी होता है एम्बेलिकल कार्ड से, क्योंकि कनेक्शन होता है माँ के पेट में, तो वो जब 2-3 दिन बाद वो गिर जाता है, पक जाता है। तो हमारे यहाँ एक देसी तरीका ये होता है कि इसको पकने के लिए सुरमा लगाया जाता है। वो सुरमा जो हम छोटे बच्चों को लगाते हैं, जो हम बड़े भी आंखों में लगाते हैं, जो सुन्नत के साइड से कहा जाता है कि ये नज़र तेज़ करता है, पलके गनी करता है। तो ये सुरमा का ये भी फ़ायदा है कि ये ज़ख्म को ड्राई करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ लोग जैसे बच्चा पैदा होता है उनकी बेली में जस्ट एक बार सुरमा लगा देते हैं काफ़ी ज़्यादा मकदार में, तो वो कालापन आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव हो जाता है। बस ये ज़ख्म अंदर से फिर पीप नहीं करता। सेकेंडली, नीम गर्म तेल आप लोग बच्चों के एम्बिलिकल कार्ड में लगाया करें, जिससे वो ज़ख्म कभी भी पीप ना करे। ये तो वो तरीका है कि जिससे बच्चों का एम्बिलिकल कार्ड जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर ये येलोविश डिस्चार्ज करे, आपने एहतियात नहीं किया या स्मेल कर रहा है, तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि सुरमा लगाया करें जस्ट एक दफ़ा पैदा होने के बाद, और नीम गर्म तेल 3 से 4 मंथ तक एहतियातन ज़रूर लगाया करें, तो इससे कोई मसला नहीं होता। 6 पॉइंट जो डायपर के हवाले से है कि जब हम बेबी को डायपर पहनाते हैं तो हम अक्सर, जैसे ना सिर्फ न्यू मॉम बल्कि वो मॉम्स भी जिनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बेबीज़ हो, तो वो भी बेहतियाती में जल्दी में डायपर में उसका पूरा जो बेली एरिया है, बेली बटन है, वो कवर कर देती है। हम भी ऐसा गलती में करते हैं, गलती हो जाती है इंसान से, कभी कभी बेध्यानी में इंसान कर जाता है। तो ये बात याद रखें कि बेली बटन जो है ये एक सेंट्रल एरिया है पूरे बॉडी का, यानी जो बेली बटन है इनका पूरा कनेक्शन ब्रेन से लेकर टांगों तक पूरी बॉडी में इसका कनेक्शन है। तो इसको बिल्कुल भी पाक साफ़ रखा जाए, हमेशा इसकी सफाई का ख्याल रखें, वरना आपके जिस्म में बहुत सारे मसले हो सकते हैं। और इसको चूँकि हम डायपर पहनाते हैं तो डायपर में ऐसी वो स्पंज से भरा होता है कि उनमें यूरिन एक जगह पे स्टोर नहीं होता बल्कि फैल जाता है पूरा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि डायपर जो है उसमें बेली बटन कवर नहीं होनी चाहिए, उसे नीचे रखना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सेकेंडली, डायपर को ड्राई बॉडी पे पहनाना चाहिए, मॉइस्चराइज़र मस्ट लगाना चाहिए। 7 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फीडिंग के हवाले से है, न्यू मॉम के लिए और बाकी मॉम्स के लिए, सब के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेबी का हेड अपवर्ड होना चाहिए हमेशा बाकी बॉडी के मुकाबले में ड्यूरिंग फीडिंग, और साथ ही साथ बेबी का दूध माइक्रोवेव में गर्म ना करे बल्कि गैस या नेचुरल आग पे
गर्म करें तो ज़्यादा बेहतर है। डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि ग्लास यूज़ करें, यानी ग्लास फीडर यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, ना कि प्लास्टिक फीडर। 8 पॉइंट बेबी मसाज। बेबी मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉडी का कंप्लीट मसाज करना चाहिए। वैसे तो मैंने बेबी मसाज के हवाले से डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा शेयर की है, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं वीडियो शेयर करूँगी कि बेबी मसाज हम कैसे करते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो बेबी मसाज बाय पक प्लीज़ चेक कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल बेबी मसाज कैसे करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं। चिक्स से लेकर बेबी के हेड से लेकर फुट तक, यानी फुट के तालों तक कंप्लीट मसाज ज़रूरी होता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि ना सिर्फ बेबी का अपना भी मसाज किसी से करवाया करें, वो हर किसी की बॉडी के लिए मसाज इंपॉर्टेंट होता है, पूरी मसल की क्रैम्प्स को दूर करता है। 9th एंड लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बेबी फूड। बेबी फूड की फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन जो कि मैंने जो मेडिकल हिस्ट्री आपको बताऊँ, एक यूरोपियन डॉक्टर की ग्रुप थी, तो उन्होंने कहा बच्चों के लिए बेस्ट स्टार्टिंग फूड जब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि कौन सा सेफ़ होना चाहिए, तो पीनट्स पेस्ट जो होता है, फ़िश हो गए, एग्स हो गए, ये बिल्कुल हेल्दी है, बेस्ट है, बेहतरीन है, तो आप ये शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर्स ने ये भी बताया, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे डॉक्टर बताते हैं कि 6 मंथ के बाद ज़रूर ये शुरू करें, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का मूड करे तो 4 मंथ के बाद भी शुरू कर सकते हैं, अगर बच्चा खा रहा है शौक से, नहीं तो 6 मंथ के बाद तो वैसे भी ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट्स, ये टिप्स आपके लिए इफेक्टिव साबित रहेंगे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।